कारण परंपरा। स्वधर्म एवं स्वराज इन दो देवताओं का अधिष्ठान रखकर सन 1857 में प्रारंभ हुए इस रण यज्ञ का संकल्प कब लिया गया? अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार इस रण यज्ञ का संकल्प डलहौजी साहब के कार्यकाल में लिया गया था। उनकी यह धारणा भ्रमपूर्ण है। जिस क्षण हिंदुस्तान के तट पर परतंत्रता ने पहला कदम रखा, तभी बेचारा डलहौजी, उसने अधिक बुरा किया ही क्या, हिंदुस्तान की जन्मजात स्वतंत्रता का हरण कर इसके बदले गुलामी और स्वधर्म के स्थान पर ईसाईयत लादने का पातकी विचार जब पहल अंग्रेज व्यापारियों के मन में आया, तभी से हिंदू भूमि के हृदय में क्रांति चेतना का संचार हुआ है। सन 1857 के क्रांति युद्ध का कारण अंग्रेजों के अच्छे शासन या बुरे शासन में ना होकर केवल शासन में है। अच्छा या बुरा का प्रश्न मौन है, मुख्य प्रश्न शासन है। जिस देश को हिमालय ने उत्तर और समुद्र देवता ने दक्षिण की ओर से सुरक्षित किया हुआ है, उस निसग्रत बलिष्ठ एवं निसर्ग प्रिय हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की सत्ता चलने देना है या नहीं, यह मुख्य प्रश्न सन 1857 के समर तट पर हल किया जा रहा था। यह यदि सत्य है तो फिर इस समर मूल उत्पत्ति तभी ही हुई होगी जब यह प्रश्न पहल सामने आया होगा। मैजनी कहते हैं, स्वतंत्रता प्रत्येक का प्राकृतिक अधिकार है और इसीलिए इस पवित्र अधिकार का अपहरण करने की इच्छा के अत्याचार को मिटाना भी प्रत्येक का प्राकृतिक कर्तव्य है। व्यक्ति की, राष्ट्र की एवं मनुष्य जाति की प्रगति के लिए उसमें चैतन्य चाहिए, परंतु जहाँ स्वतंत्रता नहीं होती है वहाँ चैतन्य रहना संभव नहीं। जो लोगों की स्वतंत्रता छीन लेता है वह लोगों की प्रगति का विरोध कर पर पीड़न का अक्षम्य पाप करता है। इतना ही नहीं अपितु अनजाने सारे मानव जाति का अर्थात अपनी ही गर्दन पर कुल्हाड़ी मारकर आत्महत्या के भयंकर पाप का भी भागीदारी हो जाता है। यह पाप कर के आज तक किसका उद्धार हुआ है? ये गुलामी की बेड़ियां परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अपने मानवीय बंधुओं के पैरों में जकड़कर आज तक किस पक्ष की विजयी हुई है? स्वतंत्रता और गुलामी के झगड़े में अंतिम जय स्वतंत्रता की ही होती है। सिले कहता है, अंग्रेजों का हिंदुस्तान से संबंध प्रकृति से मजाक है। इन दो देशों में किसी तरह का प्राकृतिक बंधन नहीं है, उनका रक्त भिन्न है। पर यह सब भूलकर जिस वर्ष क्लाइव ने स्वार्थ और अन्याय का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्लासी के मैदान पर रक्त मांस की नींव रखी, उस सन 1658 के ही वर्ष इस क्रांति युद्ध के बीच कहाँ नहीं बोए। होस्टिंग ने काशी, रोहिलखंड और बंगाल में वे बीज बोए, तो वेलेजिल ने मैसूर, असाई, पुणे, सतारा एवं उत्तरी हिंदुस्तान की उपजाऊ भूमि में उसकी बुआई की। इस बुआई में उन्हें कुछ भी कष्ट नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, तलवार और तोपों से हिंदुस्तान की भूमि जोतनी पड़ी, क्योंकि अन्य किन्हीं ऐरे गहरे हलों को श्रीवर्धन के परकोटे, शनिवार के बाड़े, सराहिदे के टीले, आगरा के बुर्ज और दिल्ली के भरी सिंहासन दाद न देते। इस पथरीली भूमि पर हल चलाकर उन्हें एक सार करने के बाद बीच में बचे खुचे छोटे बड़े ढेलों को भी फोड़ा गया। वचन भंग, अविश्वास, घात, जुल्म आदि छोटे बड़े हथौड़ों से छोटे छोटे रियासतदार समाप्त किए गए। सेना में नेटिव सिपाहियों का अपमान होने लगा। उन पर उन्मत्त फिरंगी अधिकारियों के हाथों कोड़ों की मार पड़ने लगी। उनकी पराक्रम से नए प्रदेश मिलने पर मराठा या निजाम की ओर से उन्हें जागीरें मिलती थी, परंतु कंपनी की ओर से मिलती केवल मीठी मीठी गप्पे, जिनकी तलवारों ने अंग्रेजों के लिए सारा हिंदुस्तान जीता था। उन सिपाहियों से इतना क्रूर व्यवहार किया जाता था कि जनरल ऑर्थर वेलेजली घायल हुए सिपाहियों का उपचार करने के स्थान पर उन्हें तोप से उड़ा देता। इस तरह
हिंदुस्तान के कोने कोने से भयंकर क्रांति युद्ध के बीच अंग्रेज लगातार बोते आ रहे थे और उनके इन प्रयासों का सफलता जल्द ही प्राप्त होगी, ऐसे चिन्ह प्रादुर्भूत होने में अधिक देर नहीं लगती। डलहौजी। जिस दिन स्पेन ने नीदरलैंड की भूमि पर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अपनी गुलामी ला दी, उसी दिन यह निश्चित हो गया था कि नीदरलैंड और स्पेन के मध्य हजारों लड़ाइयों से भरा हुआ क्रांति युद्ध होगा। वह कब, कहाँ और कैसे होगा, केवल इन गौण बातों का निर्णय आल्वा नामक स्पेन के गवर्नर ने लिया। जिस क्षण ऑस्ट्रिया ने इटली के पैरों में गुलामी की बेड़ियां डाली, उसी दिन अनेक पराजयों परंतु अंतिम जय से घटित होने वाला प्रचंड क्रांति युद्ध निश्चित हो गया था। केवल शेष रहा तिथि निर्णय। वह मैटरनिक के जुल्मों से हो गया। उसी तरह जिस समय आंगल भूमि हिंद भूमि पर दास्ता लादने के लिए किसी राक्षस की तरह दौड़ आई, उसी दिन अंग्रेजों और हिंदुओं का जो भयंकर क्रूर और घमासान युद्ध होना है, यह तय हो गया। केवल उसका आरंभ कब हो, यह डलहौजी ने तय कर दिया। डलहौजी के शासनकाल में हुए अमानुषी अन्याय कुछ सीमा तक नरम भी हुए होते तो भी उसके कारण अंतिम संग्राम टल नहीं सकता था, क्योंकि प्रत्येक देश स्वतंत्र रहे, यही प्राकृतिक दर्शन शास्त्र का अबाधित रहने वाला अंतिम सिद्धांत है। इस प्रकृति हेतु के विरुद्ध कोई राष्ट्र के पैरों में बलपूर्वक गुलामी की बेड़ियां, फिर भले ही वे सोने से मढ़ी क्यों न हो, डाल दे तो काल के घन प्रहार के नीचे उनके टुकड़े होना निश्चित है। तथापि जहां जहां गुलामी होती है, वहां वहां अत्याचार होना स्वाभाविक है, और जहां जहां फिरंगी शासन है, वहां वहां डलहौजी आने ही चाहिए, क्योंकि बिना अत्याचार के जिस तरह गुलामी असंभव है, उसी तरह बिना डलहौजी फिरंगी राज्य असंभव बात है। विदेशियों पर अपना अन्यायमूलक शासन चलाना जहां सर्वसम्मत हो, वहां अपने शासन में जो सर्वाधिक क्रूर होगा उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा, अर्थात जो जितना अन्यायी है उसे उस अन्याय का कमाल दिखाने के सिवाय अपना श्रेष्ठतम बनाए रखने की दूसरी कोई युक्ति नहीं बचती। इस तरह अन्याय और अधमता में जहां खुली स्पर्धा शुरू है, वहां डलहौजी ही पैदा होंगे। अनीति मूलक साम्राज्य जहां जहां बढ़े, वहां वहां ऐसे डलहौजियों के जंगल ही देश रहे। पर इन सब डलहौजियों को पीछे छोड़ देने वाला एक ओंगल डलहौजी सन 1848 में भारत आया। डलहौजी को अंग्रेज इतिहासकार साम्राज्य का प्रेरणता कहते हैं। इस बात से अलग डलहौजी के अधम और नीच कर्मों के लिए अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता ही नहीं है। 100 वर्ष तक चलाई गई अंग्रेजी अनीति का मूर्त परिणाम स्वभाव से जिद्दी, जो मैं कहूँ वही होगा, इस टेक पर रहने वाला साम्राज्य की चटक और उसका घमंड जिसके रक्त मांस में घुला हुआ है, ऐसा धूर्त ना भी हो तो दुस्साहसी राजनीतिज्ञ हिंदुस्तान की भूमि को सपाट करने के लिए इस भूमि पर उतरा। डाकुओं का मुख्य नायक की दृष्टि से जिसके घर में संपत्ति भरी हुई है, पहले उधर जाना स्वाभाविक है। ऐसा संपत्ति भरा घर देखते ही वह उस घर पर चाहे जिस रीति से संभव हो डाका डालने की योजना बनाने में जुट जाता है। इस जल्दी में न्याय अन्याय का विचार शुरू हो जाता है तो उसी समय डाकूगिरी समाप्त हो जाती है। ऐसी ही वस्तु स्थिति होने से अंग्रेजों के हिंदुस्तान पर डाले गए भयंकर डाकों में अंग्रेजों के शासन में उस शासन को स्थिरता देने वाले और उस डकैती को बढ़ाने वाले उनके कृत्य न्याय संगत थे या अन्यायी, यह निश्चित करने के लिए घिस घिस करना इतिहास की व्यर्थ खींचातान करना है। संधि पत्र, वचन, दोस्ती आदि शब्दों का डाकेजनी के शास्त्र में स्थान नहीं होता। इतना ध्यान में रखा जाए तो फिर इतिहास बहुत सी असंगतियों से बच जाएगा। फिर वॉरेन हेस्टिंग ने नंद कुमार को न्याय से मारा या अन्याय से, और उस वॉरेन हेस्टिंग को अंग्रेजों ने निरपराध मानकर क्यों छोड़ दिया?
यह तय करने के लिए कागजों के ढेर खराब करने की आवश्यकता नहीं होगी। अज्ञानी लोग अपने भोले स्वभाव के अनुसार संधि पत्रों की सूचियां लेकर, उनकी तिथियां देकर, धर्मशास्त्र के वचन देकर, तर्कों के ताने बाने रच या पिछली परंपराओं के आधार देकर अपने घर पर आक्रमण करने के लिए आए डाकुओं में प्रवृत्ति या सहानुभूति उत्पन्न करने का भ्रमपूर्ण प्रयास करेंगे। परंतु धूर्त लोग इन निष्फल बांझ प्रयासों पर हंसे बिना नहीं रहेंगे। डाकुओं पर लागू ये सारी बातें डलहौजी की डकैतियां पर तो विशेष रूप से लागू होती हैं। अतः उसके शासनकाल में घटित कृत्यों से न्याय अन्याय निश्चित करने का प्रयास करना मूर्खता है। हिंदुस्तान की भूमि समतल करके उस पर तांडव करने डलहौजी आया था। इतना ध्यान में रखा जाए तो काफी होगा, जिसका अंतिम उद्देश्य प्राकृतिक रूप से सुंदर हिंद भूमि को अपनी दासी बनाना था। ऐसे दुर्योधन के लिए न्याय कैसा और अन्याय कैसा, इस पाप वासना को तृप्त करने के लिए जो भी साधन मिले वे सारे वह उपयोग में लाता